नमस्कार। आज हम कैसेंड्रा डेटा मॉडलिंग की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और ये समझेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं। अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि इंटरनेट स्केल एप्लीकेशंस के पीछे का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो आज हम इन 5 खास हिस्सों से गुजरेंगे। हम कैसेंड्रा की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर क्वेरी फर्स्ट डिज़ाइन पर बात करेंगे, राइट ऑप्टिमाइज मॉडल्स को समझेंगे, परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए ये देखेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, कैसेंड्रा की डिस्ट्रीब्यूटेड दुनिया। यहां हम नियमों के पीछे के क्यों को समझेंगे, क्योंकि देखिए, इसके आर्किटेक्चर को समझना ही बाकी सब कुछ की नींव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जब डेटा इतना ज्यादा हो, मतलब इंटरनेट के पैमाने पर, तो उसे मैनेज कैसे किया जाए। असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए कैसेंड्रा जैसे सिस्टम को डिजाइन किया गया है। और इसका तरीका पारंपरिक डेटाबेस से एकदम अलग है। कैसेंड्रा और पारंपरिक डेटाबेस के बीच एक बुनियादी फर्क है। रिलेशनल डेटाबेस वर्टिकली स्केल करते हैं, मतलब एक ही बड़े और ज़्यादा पावरफुल सर्वर पर निर्भर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैसेंड्रा हॉरिजॉन्टली स्केल करता है, मतलब सिस्टम में और ज़्यादा सर्वर्स जोड़कर। यह तरीका अवेलेबिलिटी और स्केल को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, जिसके लिए डेटा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया चाहिए। तो चलिए बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले है नोड। आप इसे सिस्टम का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। ये बस एक सर्वर है जहां असल में डेटा स्टोर होता है। और जब आप ऐसे कई नोड्स को एक साथ मिला देते हैं तो बनता है एक क्लस्टर। ये सारे नोड्स एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि अगर एक नोड बंद भी हो जाए तो भी आपका सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और फिर आता है पार्टीशन। ये किसी टेबल के डेटा का एक हिस्सा होता है, और इसे कंट्रोल करने वाली पार्टीशन की ये तय करती है कि डेटा का कौन सा हिस्सा किस नोड पर जाएगा। ये कैसेंड्रा का तरीका है डेटा को पूरे क्लस्टर में सही ढंग से बांटने का। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीके से। जब कोई डेटा मांगा जाता है तो क्वेरी किसी भी नोड पर जा सकती है। वो नोड पार्टीशन की का इस्तेमाल करके तुरंत पता लगा लेता है कि वो डेटा असल में किस नोड पर है, और सीधे वहीं से उसे उठा लाता है। कोई लंबी चौड़ी खोज नहीं, कोई देर नहीं, अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 पर अपनी क्वेरीज के लिए डिजाइन करें। अगर आप कैसेंड्रा डेटा मॉडलिंग से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो यही है। समझिए, ये इसका सुनहरा नियम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले यह सोचना होगा कि आप डेटा से क्या सवाल पूछने वाले हैं, और फिर उन सवालों के जवाब देने के लिए आपको अपने टेबल्स बनाने होंगे। ये रिलेशनल डेटाबेस की सोच से बिल्कुल उल्टा है, जहां हम पहले डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर क्वेरीज लिखते हैं। और उस क्वेरी फर्स्ट अप्रोच के केंद्र में है प्राइमरी की। इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। पहला, पार्टीशन की, जो यह तय करती है कि डेटा किस नोड पर जाएगा। इसको सही से चुनना बहुत ही जरूरी है। अगर ये गलत चुन लिया तो कुछ नोड्स पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, जिसे हॉटस्पॉट्स कहते हैं, और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। दूसरा हिस्सा है क्लस्टरिंग कॉलम्स, जो उस पार्टीशन के अंदर डेटा को एक खास क्रम में सॉर्ट करते हैं, जिससे रेंज क्वेरीज बहुत तेज हो जाती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, राइट हैवी मॉडल्स को अपनाना। कैसेंड्रा को भारी मात्रा में राइट ऑपरेशंस के लिए ही बनाया गया है, और यहीं पर इसकी असली ताकत दिखती है। देखिए, कैसेंड्रा लिखने में बहुत तेज है। इस ताकत का फायदा उठाने के लिए हम कुछ खास तरीके अपनाते हैं। हम डेटा को डीनॉर्मलाइज करते हैं, यानी एक ही जानकारी को कई टेबल्स में कॉपी कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग मशीनों पर फैले डेटा को जॉइन करना बहुत धीमा और महंगा ऑपरेशन है। इसके अलावा हम डेटा को अपडेट करने के बजाय अपेंड करते हैं, मतलब नया डेटा जोड़ते हैं, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड लिखना किसी पुराने रिकॉर्ड को ढूंढकर उसे बदलने की महंगी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा तेज होता है। हाँ, कैसेंड्रा में ट्रांजैक्शंस मुमकिन हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस की कीमत पर आते हैं। इसमें कई नोड्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो पूरी प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो नियम सीधा है, इनका इस्तेमाल तभी करें जब डेटा कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि ये पक्का करना कि एक यूजर नेम सिर्फ एक ही बार रजिस्टर हो सके। अच्छा, तो अब जब हमने अपना मॉडल डिजाइन कर लिया है, तो चलिए कुछ एडवांस टॉपिक्स पर आते हैं। सेक्शन 4, पीक परफॉर्मेंस के लिए ट्यूनिंग। बैकग्राउंड में एक बहुत जरूरी प्रोसेस चलती है जिसे कॉम्पैक्शन कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये आपके डेटाबेस के लिए एक तरह की सफाई और ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया है। ये समय के साथ बनी कई डेटा फाइलों को एक साथ मिलाता है ताकि स्टोरेज एफिशिएंट रहे
और पढ़ने की स्पीड तेज बनी रहे। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। डेटा कंप्रेशन का इस्तेमाल करने से आप डिस्क स्पेस बचाते हैं और आईओ परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। सिस्टम को डेटा कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए ज़्यादा सीपीयू पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर आपका सीपीयू लोड कम है लेकिन आप डिस्क पर जगह बचाना चाहते हैं तो कंप्रेशन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कैसेंड्रा की एक बहुत ही शानदार खूबी है ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पीड और डेटा की गारंटी के बीच चुन सकते हैं। 1 सबसे तेज़ है लेकिन गारंटी कम देता है। ऑल सबसे धीमा है लेकिन सबसे मजबूत गारंटी देता है। और क्वोरम जो ज़्यादातर नोड्स से कंफर्मेशन मांगता है, अक्सर स्पीड और गारंटी के बीच एक अच्छा संतुलन बनाकर चलता है। और आखिर में हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि डेटा मॉडलिंग कोई एक बार का काम नहीं है जिसे करके आप भूल जाएं। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। डेटा मॉडलिंग एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसका कोई तय अंत हो। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस पर लगातार नज़र रखनी होगी, और जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन और उसका काम करने का तरीका बदलेगा, आपको अपने डेटा मॉडल को भी एडजस्ट करते रहना होगा। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आपका डेटा मॉडल सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, या ये कल आने वाले बड़े पैमाने और नए तरह के क्वेरी पैटर्न के लिए भी तैयार है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।